So without wasting time, let's just start with our first question, which is at physiological pH, which is around 7.4, an amino acid largely exists as a zwitter ion. This means, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक तो अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और दूसरा पता होना चाहिए कि ज्विटर आयन क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ ज्विटर आयन एक्चुअली। सो ज्विटर आयन एक ऐसा केमिकल होता है, ये वो केमिकल स्पीशीज है आप कह सकते हैं, या वो केमिकल है विच हैज अ डाइपोल मोमेंट। वी कैन से इट इज डाइपोलर। इसका मतलब है, डाइपोलर होने का मतलब कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन सेम मोलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल है हमारा, केमिकल है, वी कैन से एक ही हमारा केमिकल है, उस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि एक डाइपोल मोमेंट इसका है। तो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इसका मतलब हमारा जो नेट चार्ज हो जाएगा इस केमिकल पे, दैट विल बी अ जीरो, दैट विल बी जीरो ऑब्वियसली। तो ऐसे केमिकल स्पीशीज को के लिए हम टर्म यूज करते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, अब अमाइनो एसिड कैसे एक ज्विटर आयन है तो उसको देखते हैं। तो अमाइनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है, एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा, एक कोई भी वेरिएबल ग्रुप होगा जो कि जिसके बेसिस पे बहुत सारे तरह के अमाइनो एसिड्स हमारे पास हैं, तो दिस इज वेरिएबल ग्रुप। एक कोने पे यहाँ पे अटैच होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक कोने पे यहाँ पे अटैच होगा अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो एसिड, यहाँ पे अमाइनो एसिड कहने का मतलब ही है एक अमाइनो ग्रुप है विच इज NH2 और एक एसिडिक ग्रुप है विच इज दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एट फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होता है, एट पीएच यहाँ पे कितनी हो गई है ये 7.4, अराउंड 7.4। तो इस पीएच पे क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इट रिलीजेस अ प्रोटोन। ठीक है, ये एक प्रोटोन को रिलीज कर देगा बिकॉज इट इज एसिड, और प्रोटोन को एक्सेप्ट कौन कर लेगा, दिस अमाइनो ग्रुप। ठीक है, बिकॉज दिस नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा, एक नाइट्रोजन सॉरी एक ये होगा। अब अमाइनो सॉरी एसिडिक ग्रुप ने अपना प्रोटोन दे दिया, सो इट हैज अ ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, और जो अमाइनो एसिड है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स देके हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया, सो इट विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो एक ही केमिकल पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक पे चार्ज है 1 नेगेटिव और दूसरे पे चार्ज है 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया, 0। ठीक है, यहाँ पे एक लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है और एक लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। एक ही केमिकल के अंदर दो अलग अलग, एक पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप है एक नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ ज्विटर आयन। तो अब हम यहाँ से अपना आंसर निकालते हैं। देखिए क्या लिखा है कि फिजियोलॉजिकल पीएच पे एक अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की तरह से एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है। तो पहला, इट हैज नो चार्ज, नो, इट हैज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है। दूसरा है, इट हैज बोथ अ लोकलाइज्ड पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन द सेम मॉलिक्यूल। सो दिस इज ट्रू कि एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज वन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, सो लोकलाइज्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो इसकी वजह से ये एक ज्विटर आयन है। तो ज्विटर आयन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बी वाला जो ऑप्शन है दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी हम देखें कि इट इज स्ट्रिक्टली एसिडिक ड्यू टू प्रोटोन रिलीज, इट इज स्ट्रिक्टली बेसिक ड्यू टू प्रोटोन एक्सेप्टर, सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, दीज आर नॉट फॉर ज्विटर आयन। सो आई होप it is clear. Let's see another question now. Now the next question is, a molecular biologist isolates a double-stranded DNA fragment from a thermophilic bacterium. Upon biochemical analysis of the coding strand, the nucleotide sequence is found to be this 523 prime. इसको हम read कर रहे हैं ATCGGTAAC. If the DNA fragment undergoes transcription in an in vitro system using an RNA polymerase that mimics eukaryotic transcription, what will be the precise sequence of the nascent mRNA transcript produced from the corresponding template strand?
क्वेश्चन बहुत लेंदी है बट बहुत इजी भी है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा सेंस दे तो क्या है, एक थर्मोफिलिक बैक्टीरियम है, सही है, हमारा एक थर्मोफिलिक बैक्टीरियम है। अब किसी बायोलॉजिस्ट ने इससे डबल स्ट्रैंडेड इस डीआरएनए को, सॉरी डीएनए को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, अब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना मतलब डीएनए से आरएनए बनना, सिंपल सी भाषा में। तो इस डीएनए से, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इससे बन गया नेसेंट एमआरएनए, नया नया जो अपना एमआरएनए है जिसमें अभी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, सो दिस इज नेसेंट एमआरएनए। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम यूज होता है डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो दिस मिमिक्स द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स जैसा ही ट्रांसक्रिप्शन इसमें है, इस बात पे कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, राइट, और एमआरएनए बन जाता है। तो हमें क्या बताना है कि पता होना चाहिए कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैं ऐसे बना दूं, सो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एक तो हमारा है कोडिंग स्ट्रैंड जिसकी सीक्वेंस हमें दी है विच इज 5 to 3 प्राइम। ठीक है, तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा डीएनए का दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। तो जिधर इसका 5 प्राइम एंड है उधर इसका 3 और इधर 5 प्राइम एंड है। तो हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा दिया है, 5 to 3, तो दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। और जो ऑपोजिट वाला है दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब आपको बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनमें ये दोनों स्ट्रैंड्स आर यूनाइटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा, और वो जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इसी से एमआरएनए बनेगा। ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड, अब देखिए अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है तो कोडिंग की उसके ऑपोजिट होगी, अगर कोडिंग की पता है तो टेम्पलेट की उसके ऑपोजिट होगी। तो हम सीधी सी बात देखें कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड, और जो एक और चीज हमारे पास बचती है दैट इज एमआरएनए। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड और एमआरएनए भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि एमआरएनए बनने के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेरिटी वाला ही प्रिंसिपल फॉलो होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्ट्रैंड होगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री ही एमआरएनए बनेगा। तो इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए दोनों की सीक्वेंस क्या रहेगी, सेम। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए की जो सीक्वेंस है दैट विल बी सेम बिकॉज these both are complementary to the template strand। तो देखिए, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, एमआरएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री और एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए की जो सीक्वेंस होगी दैट विल बी सेम, एक्सेप्ट कि डीएनए में होता है थाइमिन, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल, बस सिंपल। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड, डीएनए के 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड, इसकी सीक्वेंस क्या है, ए टी सी जी जी टी ए सी। ठीक है, अब इफ दिस फ्रेगमेंट अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन, तो अब हमें किसकी सीक्वेंस बतानी है, एमआरएनए की। तो एमआरएनए की जो सीक्वेंस है वो सेम होगी इसके। तो यहाँ पे लेकिन क्या होगा, एमआरएनए की जो सीक्वेंस होगी दैट विल बी 5 प्राइम, ए टी की जगह क्या हो जाएगा, यू सी जी जी यू ए सी 3 प्राइम। ठीक है, यहां से देखिए कोडिंग स्ट्रैंड 5 to 3, एमआरएनए भी क्या होगा 5 to 3, क्योंकि कौन से स्ट्रैंड से ये वाला जो स्ट्रैंड है दिस विल मेक दिस एमआरएनए। ठीक है, ये 3 to 5 है तो 5 to 3। तो एमआरएनए की सीक्वेंस भी कौन से डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं, 5 to 3, कोडिंग स्ट्रैंड की भी क्या है 5 to 3। तो दोनों सेम होगी एक्सेप्ट फॉर थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, आरएनए में यूरेसिल। तो मैच कर लो आंसर अपना,
AUCGGUAAC। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let's see this question. A 30-year-old woman chooses a long-term contraceptive method that works primarily by making the cervical mucus hostile to sperm and altering the uterine lining to prevent implantation. Which of the following devices is she most likely using and what is its chemical constituent? ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक 30 ईयर की वुमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही है विच इज लॉन्ग टर्म, मतलब उसका एक जो टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ एक्शन, दैट इज वेरी लॉन्ग, इट कैन बी 3 years 5 years और सो ऑन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, she wants to avoid pregnancy so she is using a birth control method, जो कि कैसे काम कर रहा है? ये वाला मेथड इस तरह से काम करता है कि सर्वाइकल म्यूकस को होस्टाइल बनाता है स्पर्म के लिए। इसका मतलब है, होस्टाइल का मतलब है अनसुटेबल बना रहा है, कि यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे रहा है, सर्वाइकल म्यूकस को इस तरह से बना दे रहा है कि वहाँ पे अब स्पर्म का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ जो यूट्राइन लाइनिंग है, मतलब जो एंडोमेट्रियम है बेसिकली, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, वहाँ पे भी ऐसे चेंजेस कर दे रहा है कि अब इम्प्लांटेशन नहीं होगा। सो आपको बताना है कि वो कौन सी डिवाइस यूज कर रही है और इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। सारे ही जो ऑप्शंस हैं हमारे वो हैं आपके आईयूडीज। अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज, और इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो देखिए इसका जो प्रिंसिपल है वो कैसे, ये आपको इस क्वेश्चन को कैसे देखना है। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस है जो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प से यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है फीमेल्स में, और ये काम करती हैं 3 अलग अलग तरीके से। तो इनका जो काम करने का तरीका है उसके बेसिस पे और इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है नॉन मेडिकेटेड, जिनको हम इनर्ट आईयूडीज भी कहते हैं। दूसरी हमारी होती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और जो तीसरी है दे आर द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तीनों का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग है और काम करने का तरीका भी अलग अलग है। तो ये 3 तरीके की होती है। अब नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट वाली क्या है? ये वो आईयूडीज हैं जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती हैं, बट ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब है दे डू नॉट रिलीज एनीथिंग, ना ये कॉपर रिलीज करती है ना ये कोई हार्मोन रिलीज करती है। तो ये काम कैसे करती हैं? ये काम कैसे करती हैं कि अगर यूट्रस के अंदर कोई भी फॉरेन चीज इंसर्ट की जाएगी तो ये वहां पे जो फेगोसिटिक सेल्स हैं, फेगोसिटिक सेल्स इन फीमेल यूट्रस, उनको एक्टिवेट कर देंगी। तो जो फेगोसिटिक सेल्स हैं दे विल बी एक्टिवेटेड, क्योंकि बाहर से कोई चीज इंसर्ट की गई है, और इनके एक्टिवेशन के कारण जो स्पर्म्स हैं उनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो स्पर्म्स के लिए ये सेल्स स्पर्म्स का क्या कर देंगी? फेगोसाइटोसिस, मतलब स्पर्म्स को इनगल्फ कर देंगे, जिसकी वजह से स्पर्म्स सर्वाइव नहीं करेंगे और जो प्रेगनेंसी है दैट विल बी अवॉइडेड। सो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के एग्जाम्पल जैसे लिपिज लूप। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास आईयूडीज है दे आर कॉपर रिलीजिंग। नाम से ही पता चल रहा है ये कॉपर और या कॉपर के साथ कोई दूसरा मेटल अलॉय की फॉर्म में होती है, और ये क्या करती है? कॉपर आयंस रिलीज करती है। और कॉपर आयन कैसे काम करता है? ये स्पर्म के अंदर, बेसिकली जो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर ये केमिकल मतलब कुछ जो रेस्पिरेशन है स्पर्म का, उसको ये हिंडर करता है। तो इसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स की मोर्टेलिटी हाई हो जाती है। सो स्पर्म्स की मोर्टेलिटी विल बी हाई, मतलब डेथ रेट हाई हो जाएगा। और जो स्पर्म्स की मूवमेंट है, इसका मतलब मोटिलिटी, दैट विल बी स्लो। तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी और मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो मूवमेंट इतनी स्लो है कि जब तक स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा तब तक वो अपनी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी लूज कर चुका होगा। सो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन और नो प्रेगनेंसी। तो कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडीज हैं उसके एग्जाम्पल हो गए, लाइक इनकी शेप के हिसाब से कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टीलोड 375 हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज।
नाउ द थर्ड वन आर द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं। बेसिकली ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टासर्ट। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? LNG-20, लेवोनोगेस्ट्रल 20 और प्रोजेस्टासर्ट। इनमें क्या होता है? ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। अब अगर आपको पता हो कि हाई प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होता है, तो हाई प्रोजेस्टेरोन की वजह से सर्विक्स का जो म्यूकस है दैट बिकम्स वेरी थिक एंड जो ये सर्वाइकल म्यूकस है इट बिकम्स वेरी थिक। तो यहाँ से जो स्पर्म का मूवमेंट है वो नहीं प्रॉपर हो पाएगा, तो स्पर्म सर्विक्स से होते हुए ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरा, जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन है ये फीमेल के यूट्रस में ऐसा इन्वायरमेंट कॉज कर देता है जैसा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। और अगर फीमेल वन टाइम प्रेग्नेंट है तो शी कैन नॉट कंसीव एट द सेम टाइम। तो अगर प्रोजेस्टेरोन हाई है तो जो सर्वाइकल म्यूकस थिक होने के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है कि अब वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। सो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। सो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन दिए जाते हैं बिकॉज जो सिंथेटिक हॉर्मोन्स है उसका हाफ लाइफ पीरियड ज़्यादा होता है तो लंबे समय तक काम कर पाएंगे, तो इनका जो टाइम ऑफ एक्शन है दैट विल बी मोर। तो इसके लिए हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इंसर्ट की जाती है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया LNG-20 हो गया, प्रोजेस्टासर्ट हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो अगर आप अब इन तीनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये फीमेल है इसके अंदर सर्विकल म्यूकस में ऐसे चेंजेस आए हैं और दूसरा एंडोमेट्रियल लाइनिंग इस तरह से हो गई है कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है दैट शी इज रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया LNG-20 which is levonorgestrel और the progestogen is the synthetic progesterone. So अगर हम इन सारे ऑप्शंस में से अपना राइट ऑप्शन देखें तो दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज ऑल अदर्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी। Species A is a C3 plant while species B is a C4 plant are grown in a sealed airtight glass chamber under high light intensity. If the CO2 concentration inside the chamber is allowed to reach a steady state equilibrium through the natural metabolic activity of the plant, what will be the final outcome for species A? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारे पास दो प्लांट्स है। एक ए प्लांट कह देते हैं हम विच इज अ C3 प्लांट, और एक प्लांट है हमारा बी प्लांट विच इज अ C4 प्लांट। ठीक है, इन दोनों को हमने एक एयर टाइट चैम्बर में रख दिया एक साथ। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई एयर टाइट चैम्बर है, इसमें हमने इन दोनों प्लांट्स को रख दिया। ये हमारा प्लांट ए है और ये हमारा प्लांट है बी। अब इन एयर टाइट कहने का मतलब है ना बाहर एयर जा रही है अंदर से, ना बाहर से एयर अंदर आ रही है। तो अंदर प्लांट तो अंदर मेटाबोलाइज करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू यहाँ पे जो गैसेस हैं उनमें भी चेंज आएगा। तो हमें जो एम्फेसिस करना है वो CO2 पे करना है कि CO2 की कंसंट्रेशन चेंज होगी और इट विल रीच अ स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। अब इस स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम का मतलब समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना CO2 रिलीज हो रहा है उतना ही CO2 यूटिलाइज हो रहा है। इस पॉइंट को हम कहते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज CO2 कंपनसेशन पॉइंट दोनों प्लांट्स के लिए, क्योंकि दोनों प्लांट्स अलग अलग हैं, एक C3 है एक C4 है, तो दोनों प्लांट्स के लिए CO2 कंपनसेशन पॉइंट अलग अलग होगा। तो हमें बताना है कि ऐसी कंडीशन में जब स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी तो इन प्लांट्स के साथ होगा क्या। हमें बताना है कि ए स्पीशीज के साथ ओवर द टाइम क्या होगा, ये जिंदा रहेगी मर जाएगी क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम इस CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब समझते हैं। सो CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब है वो CO2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन एट विच, ठीक है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन becomes equal to the rate of photosynthesis।
ये चीज सिंपल सी बात है। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है, जबकि रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज होती है। तो जितना CO2 यूज हो रहा है, अगर उतना ही CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब नेट जो CO2 का रिलीज है वो जीरो हो जाए। फोटोसिंथेसिस से प्लांट, सॉरी रेस्पिरेशन से प्लांट जो CO2 रिलीज कर रहा है, अगर वो सारा CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे CO2 की कंसेंट्रेशन मतलब ना रिलीज होगी ना वो यूटिलाइज होगी। कहने का मतलब ये है कि नेट रिलीज ऑफ CO2 बिकम्स जीरो। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों प्लांट्स के लिए अलग अलग है। C3 प्लांट और C4 प्लांट में एक डिफरेंस ये है कि जो C3 प्लांट्स है दे आर लेस एफिशिएंट एट लो CO2 कंसेंट्रेशन, जबकि लो CO2 कंसेंट्रेशन पे जो C4 प्लांट्स है दे आर मोर एफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब है अगर C4 प्लांट को कम CO2 भी दोगे तो भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि CO2 अगर हम इन्हें कम भी देंगे, ठीक है, तो भी ये क्या करेंगे, हमें ज्यादा प्रोडक्शन देंगे, हाई प्रोडक्टिविटी देंगे। तो प्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जिसको समझने के लिए हमें एक पूरा लेक्चर चाहिएगा। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी के लिए याद रखेंगे कि C4 प्लांट्स ज्यादा एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि CO2 कम भी मिलेगा इनको तो भी ये उस थोड़ी सी CO2 से भी आपको खाना बना के देंगे। जबकि C3 प्लांट्स इसके ऑपोजिट है, उनको क्या चाहिए, CO2 की कंसंट्रेशन अगर उनको ज्यादा मिलेगी तभी वो क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन देंगे, अदरवाइज वो बहुत कम प्रोडक्शन देंगे। लो CO2 पे तो वो बेचारे काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हमने इन दोनों प्लांट्स को रख दिया एक एयर टाइट कंटेनर में, अब C4 प्लांट भी अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, C3 प्लांट भी। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब CO2 की कंसेंट्रेशन ऐसी पहुंच गई कि C4 प्लांट तो सरवाइव कर पाएगा क्योंकि C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये क्या करेंगे, CO2 को लेंगे, फोटोसिंथेसिस में यूज करते रहेंगे। बी प्लांट क्या करेंगे, CO2 ज्यादा यूज करेंगे, दे विल यूज CO2 मोर क्योंकि दे आर हाईली एफिशिएंट। तो बी प्लांट तो CO2 को ज्यादा यूज करते रहेंगे और प्रोडक्शन देते रहेंगे। तो ए प्लांट के लिए जो CO2 है वो क्या पड़ने लगेगी, कम। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कंपटीशन चल गया ऐसा मान लो। तो बी प्लांट क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट है तो ये ज्यादा जल्दी जल्दी CO2 को लेंगे और ज्यादा ज्यादा खाना बनाते रहेंगे। तो इस एयर टाइट चैम्बर के अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन एक पॉइंट पे कम पड़ जाएगी। कम पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट बेचारे, क्योंकि CO2 कम मिलेगी तो ये तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनका जो एफिशिएंसी है वो कम है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट गिर जाएगा और रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा रहेगा। तो जो नेट आपका बैलेंस है CO कार्बन का वो बिगड़ जाएगा प्लांट के अंदर, और जो ए वाली स्पीशीज है वो टाइम के साथ मर जाएगी। सिंपल सी बात है, ए और बी प्लांट थे, दोनों ने CO2 के लिए, CO2 दोनों को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब बी प्लांट क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है तो ये ज्यादा ज्यादा CO2 यूज करता रहेगा। तो ए के लिए CO2 क्या पड़ने लगेगी, कम पड़ने लगेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इनके लिए CO2 इतनी कम हो गई है कि बेचारे उस CO2 से खाना ही नहीं बना पा रहे, जबकि रेस्पिरेशन चल रहा है। तो खाना ही नहीं बना पा रहे, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो इनका जो कार्बन का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा प्लांट का, और इसकी वजह से ए वाली स्पीशीज की डेथ हो जाएगी। तो ये है सीधा सा। अब आंसर देखते हैं। स्पीशीज ए विल रीच इट्स CO2 कंपनसेशन पॉइंट एंड मेंटेन अ स्टेबल बायोमास कैसे बनाएगी, क्योंकि अगर बी नहीं होती तो भी हम सोच सकते थे। अब बी तो क्या कर रही है, बी वाली स्पीशीज तो अपना CO2 लेती जा रही है, लेती जा रही है और खाना बनाती जा रही है। तो ए वाली को तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा क्योंकि C4 ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा, स्पीशीज ए विल थ्राइव एज स्पीशीज बी एग्जॉस्ट द CO2 रिड्यूसिंग कंपटीशन। ऐसा कैसे होगा जबकि बी वाली तो क्या करेगी, कंपटीशन बढ़ा ही रही है CO2 ले लेके। तो ये भी नहीं है। तीसरा क्या है, स्पीशीज ए विल अंडरगो अ नेट लॉस ऑफ कार्बन। ठीक बात है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेचारी कर नहीं पा रही है क्योंकि बी ने CO2 ले लिया, तो नेट लॉस ऑफ कार्बन होता जा रहा है। इसकी वजह से सेनिसेंस हो जाएगा, सेनिसेंस होगा
मतलब इनके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, कार्बन का बैलेंस बिगड़ता जाएगा और ये धीरे धीरे सेनेसेंस मतलब डेथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि CO2 एक कंपनसेशन पॉइंट से कम हो जाएगी जहां पे रेस्पिरेशन का रेट फोटोसिंथेसिस के रेट से ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर एंड इफ नॉट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। An investigator treats an extract from a purified viral sample with three different enzymes: DNase, RNase, and protease. Following treatment, the samples are used to infect a host cell culture. It is observed that only the sample treated with RNase fails to cause an infection. If this virus is known to infect Nicotiana tabacum and certain bacterial strains like QB, what can be inferred with about its genetic material? सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। एक इन्वेस्टिगेटर है, उसने एक वायरस से प्योरीफाइड वायरस सैंपल लिया। प्योरीफाइड कहने का मतलब क्या है कि वायरस अकेले तो सरवाइव नहीं करेंगे, तो वो किसी होस्ट सेल के अंदर थे। ये कोई होस्ट सेल है और इसके अंदर कोई वायरस रहता है, से दिस इज वायरस। तो किसी इन्वेस्टिगेटर ने इस वायरस को निकाला इससे, ठीक है। अब क्या किया, इस वायरस को ट्रीट किया। अब हम तीन अलग अलग एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। एक में ये वाला वायरल एक्सट्रैक्ट रख लेते हैं, ठीक है, A, B एंड C। हम तीन ये आपके मीडियम ले लेते हैं। इसमें क्या है, सबके अंदर वायरस है, वायरस का एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं। वायरस का एक्सट्रैक्ट मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये वायरल एक्सट्रैक्ट है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, हमें नहीं पता ये क्या है। तो ठीक है, अब पहले वाले के अंदर ए वाले, ये तीन हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनके अंदर वायरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये वायरल एक्सट्रैक्ट्स है। एक में हमने डाला डीएनएस, दूसरे में हमने डाला आरएनएस और तीसरे में हमने डाला प्रोटीएस। कर दिया इतना काम। फिर हमने क्या किया, इनको इन्फेक्शन कराया। किससे? ये कोई दूसरा होस्ट है, ये कोई दूसरा होस्ट कौन है? ये या तो ये निकोटियाना टबैकम मतलब तंबाकू का प्लांट है, या फिर ये एक बैक्टीरिया है लाइक द बैक्टीरियो क्यूबी, ठीक है, ये है। तो हमें क्या पता चलता है, ये सब क्या है इसके अंदर, ये सब वायरल एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो वायरल एक्सट्रैक्ट्स हमने डाले, एक वायरल एक्सट्रैक्ट के मीडियम को हमने डीएनए से ट्रीट किया, एक को आरएनए से और एक को प्रोटीन से। फिर इन एक्सट्रैक्ट से हमने होस्ट को इन्फेक्शन कराया। अब इन्फेक्शन किसको हुआ, ठीक है, ये देख क्या हुआ कि इफ इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली सैंपल्स ट्रीटेड विद आरएनएस, कि इस वाले केस में इन्फेक्शन नहीं हुआ, जबकि इस वाले में भी इन्फेक्शन हुआ। तो इस वाले में भी इन्फेक्शन हुआ, इस वाले में भी इन्फेक्शन हुआ। तो क्या देखने को मिला कि वायरल एक्सट्रैक्ट, ये वायरल एक्सट्रैक्ट, ये वायरल एक्सट्रैक्ट, एक में हमने डाला डीएनएस, एक में हमने डाला आरएनएस और एक में हमने डाला प्रोटीएस। अब हमने इनको इन्फेक्शन कराया, होस्ट को इन्फेक्ट कराया इससे। तो इन्फेक्शन इस केस में भी हुआ, इन्फेक्शन इस केस में भी हुआ, लेकिन आरएनएस वाले केस में इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि जो वायरस है उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए। क्योंकि आरएनए होगा तभी तो आरएनएस ने उसको डाइजेस्ट कर दिया। आरएनएस क्या होते हैं? ये वो एंजाइम है विच डाइजेस्ट आरएनए। आरएनएस आर द एंजाइम जो कि आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं, जबकि डीएनएस वो एंजाइम है विच डाइजेस्ट डीएनए और प्रोटीएस वो एंजाइम है विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ठीक है। अब अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता तो प्रोटीएज ने उसको डाइजेस्ट कर दिया होता और डाइजेशन के बाद वो प्रोटीन इन्फेक्शन नहीं करता, बट यहाँ तो इन्फेक्शन हुआ है। इसका मतलब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन तो नहीं है। सिंपली अगर डीएनए होता तो डीएनएज ने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया होता और जब डाइजेशन के बाद डीएनए इन्फेक्शन नहीं करता, बट यहाँ तो इन्फेक्शन हुआ। लेकिन आरएनएज वाले केस में इन्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आरएनएज ने आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया और डाइजेशन के बाद आरएनए होस्ट को इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है? आरएनए। अब आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला क्या है कि ये जो वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो डीएनए तो हो ही नहीं सकता, ये तो डिस्कार्ड कर दो। अब हमारे पास क्या बचता है? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, तो ये भी हो सकता है। एंड इट इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? ये वो
वायरसेस है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये कर सकते हैं। तो आरएनए है, ये भी हो सकता है। इट इज अ वायरोइड। वायरोइड भी क्या होते हैं? आरएनए होते हैं इन्फेक्शियस, जिनके बाहर प्रोटीन कोड नहीं होती, तो ये भी हो सकता है। बट इन तीनों में से अब हम छांटते हैं। डीएनए वाला ऑप्शन हमने हटा दिया। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, रेट्रोवायरस। अब देखिए इस जो इन्फेक्शन हमने कराया वो टोबैको प्लांट को और बैक्टीरियो को कराया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो रेट्रोवायरसेस है वो प्लांट्स को इन्फेक्शन नहीं करते। कोई भी रेट्रोवायरस अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है जो प्लांट को इन्फेक्शन करता हो। ये वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्शन करते हैं, तो प्लांट को तो इन्फेक्शन करते नहीं, जबकि यहाँ तो प्लांट को इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब रेट्रोवायरस तो नहीं हो सकता। अगला है वायरोइड्स। तो वायरोइड्स जो हैं वो आपके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेकेड सर्कुलर डीएनए तो नहीं हो सकता। पहली बात तो ये भी गलत हो गया यहीं से। और वायरोइड्स जो है वो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्शन नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये वायरस है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसका एक्सट्रैक्ट हमने लिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर। नोट कमेंट करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ रेयर कंडीशन वेयर द माइक्रोविलाई व्हिच आर द ब्रश बॉर्डर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन proximal convoluted tubule means PCT are severely stunted. Which of the following physiological consequences would be most pronounced in this patient? ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से? एक्सक्रीशन से। आपको अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं और वहां पे ऐसे एक यू शेप पार्ट है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और एक कोइल्ड पार्ट होता है, हाईली कोइल्ड पार्ट विच इज कॉल्ड द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी। अब पीसीटी में क्या होता है? जो सेल्स हैं, ये जो इसके बॉर्डर पे सेल्स हैं, दे आर हैविंग माइक्रोविलाई, लाइक दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन सेल्स के सरफेस पे। तो इन माइक्रोविलाई के कारण यहाँ का जो बॉर्डर है दैट अपीयर्स लाइक अ ब्रश, जैसे एक ब्रश के अंदर होता है ऐसे ब्रिसल्स, वैसे ही इन सेल्स में माइक्रोविलाई होने के कारण सरफेस पे इनका जो स्ट्रक्चर है दैट अपीयर्स लाइक अ बॉर्डर ऑफ अ ब्रश। तो इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये, क्योंकि ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। क्योंकि इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड द माइक्रोविलाई। अब इन माइक्रोविलाई का काम क्या है? इनका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सो दीज इंक्रीज सरफेस एरिया, क्योंकि इनकी प्रेजेंस के कारण आप देखिए सरफेस एरिया कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में क्या होता है? मैक्सिमम। ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है आपके फिल्ट्रेट में से वो कहाँ होता है? पीसीटी में, बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, ठीक है। अब अगर माइक्रोविलाई ही डैमेज हो जाए तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? तो देखिए बहुत सी चीजों का, लगभग आपका 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और आपके 100% ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो सारा का सारा पीसीटी में ही हो जाता है। मतलब इस फिल्ट्रेट के अंदर जो आपके ब्लड में से फिल्ट्रेट बना है, तो इस फिल्ट्रेट में से जो मटेरियल है उसमें से 100% मतलब जितना भी ग्लूकोज है पूरे का पूरा वापस ब्लड में चला जाता है। सारे के सारे जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो भी सारे के सारे 100% आपके कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में। और 70 से 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो अगर इस पर्सन के अंदर ये माइक्रोविलाई ही डैमेज हो गए तो ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन भी नहीं होगा, अमाइनो एसिड्स का रीअब्सॉर्प्शन भी नहीं होगा, और जो आपके पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका भी नहीं होगा। अब पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो बाकी पार्ट्स भी हैं, बट ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का तो फुल फुल रीअब्सॉर्प्शन सिर्फ यहीं से होना है, बिकॉज दीज पार्ट्स आर ओनली परमिएबल। तो अगर ये नहीं होगा तो ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे और ये यूरिन में आएंगे, और इनके कारण
मतलब पेशेंट का जो यूरिन है दैट विल बी हैविंग ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इन इट। तो देखिए क्या होगा फिर, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन इन द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट से हमारी बात नहीं हो रही है, हमारा मेन काम पीसीटी से है, तो हमें वो बताना है कि क्या होगा। दूसरा क्या है, मासिव लॉस ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स इन यूरिन। ये ठीक बात है क्योंकि 100% ये यहीं से रीअब्सॉर्ब हो रहे थे, तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया है कि 100% रीअब्सॉर्प्शन यहीं से हो रहा था। लेकिन अगर माइक्रोबिलाई ही डिस्टर्ब हो गए तो सरफेस एरिया डिक्रीज तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा एंड दे विल अपीयर इन द यूरिन। ठीक है, तो आंसर तो हमें मिल गया है, इट इज ऑप्शन बी। अगला है फेलियर टू सिक्रीट यूरिया। तो ये तो यूरिया के सिक्रीशन से है, यूरिया का सिक्रीशन आगे के पार्ट्स करेंगे। इंक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू, सो आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। Now let's see one more question. Match the biotechnology tools with their description. तो एक तरफ तो हमें दिए हैं कुछ एंजाइम्स और कुछ अदर टूल्स, ठीक है, और एक तरफ हमें दिए हैं उनके काम, तो हमें मैच करना है, सिंपल सा है। तो देखिए पॉलीमरेज, जहां भी यहाँ पे जो पहला है वो है टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज एक्चुअली क्या है, एक डीएनए पॉलीमरेज ही है, इट इज अ डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसको एक स्पेशल नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, और उस बैक्टीरिया से जिससे इसको निकाला जाता है दैट इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। थर्मोफिलिक मतलब हीट लविंग बैक्टीरियम है, बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। तो ये है तो डीएनए पॉलीमरेज ही, बट इसको एक स्पेशल नाम क्यों दिया, क्योंकि ये पॉलीमरेज बहुत ही ज्यादा थर्मोस्टेबल है। थर्मोस्टेबल मतलब ये हाई टेम्परेचर पे भी अपना काम करेगा, डीनेचर नहीं होगा, क्योंकि जिस बैक्टीरिया से इसको निकाला जाता है दैट इज थर्मोफिलिक। तो इस बैक्टीरिया के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और डीएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए पॉलीमरेज का काम ही क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज का काम तो होता है डीएनए को एम्पलीफाई करना, डीएनए की कॉपी बनाना। तो यहाँ पे देखिए टैक पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, जिसको हम पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज करते हैं। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम लेबोरेटरी में एक डीएनए के फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं बहुत कम समय में। तो एक थर्मोसाइक्लर मशीन होती है जिसमें हम डीएनए की खूब सारी कॉपी बना सकते हैं बहुत कम टाइम में। लेकिन इसके लिए जो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो हीट स्टेबल होना चाहिए, तो वो हमें मिलता है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। तो दिस इज दिस वन। अगला है डीएनए लाइगेज। तो लाइगेजेस आर द मोलिकुलर ग्लू। लाइगेज का काम ही क्या है, जोड़ना, ठीक है, टू ज्वाइन। और जब हम कहते हैं डीएनए लाइगेज तो इसका मतलब है ये ज्वाइन करेगा जो डीएनए के टुकड़े हैं उनको। अगर ये डीएनए के टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स हैं 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3 इनकी पोलैरिटी है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जो इनके बीच में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा दैट एंजाइम इज द डीएनए लाइगेज। सो इट, जैसे कि आप देखते हो कि ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको भी कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज जोड़ता है, तो इट जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट्स। इको आर1, इको R1 it is a restriction, ये भी एक एंजाइम है which is a restriction endonuclease। restriction endonuclease है ये। एंडोन्यूक्लियस आपने पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी में, और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोलाई से निकाला जाता है, इसलिए इसको ई फॉर इस्चरीचिया, CO फॉर कोलाई, और R इसके स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और 1 इसके ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन जो इस बैक्टीरिया से निकाला गया है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो इको R1 इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी इन डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जबकि प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया के अंदर ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब मेन डीएनए है जिसके बिना बैक्टीरिया सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड और सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, साथ में क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये याद रखिएगा, प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल छोटा साइज में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड, जो बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, मतलब ये बैक्टीरिया इसके बिना भी सरवाइव कर जाएगा, बट ये कुछ एडिशनल जो चीजें हैं, कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है, सो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड इज स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो यहाँ से जो हमारा मैच आता है वो क्या है, P2 पे, तो ये तो डिस्कार्ड कर दो आप, सीधा सीधा हमारे पास बचे हैं तो P2 पे, Q फर्स्ट पे, R4 पे और S3 पे। तो पहला ही ऑप्शन आई थिंक इसका क्लियर हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्लोरोप्लास्ट वर वंस फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, which of the following experimental observation would be incorrect with this evolutionary origin। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है जो मैं आपको भी बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट पहले क्या थे, दे वर द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और तो ये हमें इवोल्यूशनरी ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बात यहाँ पे गलत है, तो देखिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, एंडोसिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोसिस क्या है, एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोसिस एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है, इसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म resides in other organism, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के अंदर रहता है और इनमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी के अंदर रहता है और दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, तो ऐसी जो म्यूचुअली बेनिफिटिंग रिलेशनशिप है उसको हम एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। अब ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, देखिए अगर हम इवोल्यूशन में चलें तो सबसे पहले क्या हुए, प्रोकैरियोट्स, मतलब जो ओरिजिन हुआ वो प्रोकैरियोटिक सेल हुई। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल जो थी स्टार्टिंग में जो थी, दे वर द हेट्रोट्रॉफ्स, दे वर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, बाद में आपकी बनी ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक सेल, इवोल्यूशन हुआ हेट्रोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफ का, और ये जो पहली ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक सेल थी जिसने ऑक्सीजन रिलीज किया फोटोसिंथेसिस से, दे वर साइनोबैक्टीरिया। सो आपको ये भी इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि फर्स्ट ऑक्सीजन रिलीजिंग जो ऑर्गेनिजम्स थे इस अर्थ पे वो कौन रहे, साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि पहले जो प्रोकैरियोट से दे वर द हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि पहले क्या था, एक बड़ी ये कोई बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, दिस इज लार्ज वाली प्रोकैरियोटिक सेल, और ये हमारा साइनोबैक्टीरिया है, दिस इज साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया है ये, तो इस लार्ज वाली सेल ने इस साइनोबैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो बड़ी वाली सेल है इसने एनगल्फ कर लिया इस साइनोबैक्टीरिया को, ये साइनोबैक्टीरिया है, और इसने ये मेम्ब्रेन को फोल्ड किया और इसको इनगल्फ कर लिया। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये बड़ी वाली सेल के अंदर ही रहने लगा, ये साइनोबैक्टीरिया है और ये इस बड़ी वाली सेल के अंदर रहने लगा। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया की वजह से ये जो सेल है ये कैसी बन गई, फोटोसिंथेटिक बन गई, और कहते हैं यही जो साइनोबैक्टीरिया है यही क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो उनका ओरिजिन प्रोकैरियोट से हुआ है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए होता है, ठीक है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, तो जो इनका डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, साथ ही साथ नॉन हिस्टोन एसोसिएटेड होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते, तो नेकेड डीएनए होता है। दूसरा, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स है वो भी प्रोकैरियोट वाले ही होते हैं, कौन से, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। तो इन बातों के चलते हमें पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट
एक्चुअली प्रोकैरियोट से बने हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कौन से प्रोकैरियोट से बने हैं? साइनोबैक्टीरिया। किसी बड़ी सेल ने साइनोबैक्टीरिया को निगल लिया और ये साइनोबैक्टीरिया इस बड़ी सेल के अंदर ही रहने लगे और ये किस में इवॉल्व हो गए? इनटू द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली किसके का ओरिजिन क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन है प्रोकैरियोट्स। तो ऐसा हमें इनकरेक्ट बताना है इसके बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट पोजेस अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, ये ठीक है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट देखें तो क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से एक अंदर मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो आपने ऐसे देखा होगा, ये क्लोरोप्लास्ट और इसके अंदर ऐसे थाइलेकोइड्स देखे होंगे। तो ये थाइलेकोइड क्या है? ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर है यही क्या बने हैं? थाइलेकोइड्स बने। तो एक बाहर मेम्ब्रेन है और एक ये थाइलेकोइड वाली मेम्ब्रेन है। तो डबल क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। दूसरा क्या है? द इंटरनल थाइलेकोइड मेम्ब्रेन accumulates प्रोटीन टू जनरेट पीएच ग्रेडियंट। ठीक बात है। आप ये देखोगे ये थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस एक पीएच ग्रेडियंट बनता है जो एटीपी सिंथेसिस में काम आता है। तो ये भी आप कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन अपने अक्रॉस एक प्रोटोन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करती है जो एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों बातें तो ठीक है। अगला है क्लोरोप्लास्ट कंटेन लीनियर डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। नो, एक्चुअली मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो तो कैसा होगा? सर्कुलर, एंड वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब आंसर होगा। अगर हम अगला देखें कि क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक दैट टारगेट 70S राइबोसोम। तो ठीक बात है कि प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है। और आरएनए किसके साथ मिलके प्रोटीन बनाता है? राइबोसोम के साथ। ठीक है। अब राइबोसोम इसमें कौन से होते हैं? 70S टाइप के। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट को एंटीबायोटिक से ट्रीट करें जो 70S को काम करने से रोकेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा नहीं डेफिनेटली। तो ये बात भी ठीक है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। A high altitude tracker experiences a significant rightward shift in the oxygen dissociation curve. This shift, also known as Bohr's effect, is critical adaptation for survival in oxygen-rich and thin environment. Which combination of tissue-level factors directly trigger this adaptive release of oxygen from hemoglobin? तो यहाँ पे क्या-क्या यहाँ पे चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है? तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब है कि अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस पे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करें और इधर हम दिखाए वाई एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये जो कर्व आती है दिस इज अ सिग्मोइड कर्व। तो इस कर्व को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इस कर्व का मतलब क्या है कि कितने, आप सिंपल कह सकते हो ये दर्शाती है हमें कि कितने ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन उस प्रेशर पे क्या होगा। ठीक है, मतलब हमारा कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है या कह सकते हैं कि बाउंड है। आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के एटम्स हैं और वो 4 आयरन के एटम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन जो है दैट मैक्सिमम वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है? 4। तो अगर हीमोग्लोबिन सब पूरे का पूरा जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बाउंड है पूरे की पूरी, तो इसका मतलब है वो 100% सैचुरेशन है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिरता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो कम हो जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कि कितने प्रेशर पे कितना परसेंट सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का। अब देखिए अगर ये कर्व शिफ्ट हो जाती है राइट को, सो इफ दिस कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, तो मैं इसको दिखाती हूँ एक अलग पेन से। सो अगर ये शिफ्ट हो गई राइट, इसका मतलब है ये इधर शिफ्ट हो गई है, राइट को शिफ्ट हो गई है। तो राइट को शिफ्ट होने का मतलब क्या है
कि अब उतने ही प्रेशर पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो गया। इसका मतलब है कि जहां पहले ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ज्यादा सैचुरेशन था हीमोग्लोबिन का, लेकिन अब उसी प्रेशर पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो गई है, तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ कम हो गया है। इसका मतलब जो राइट शिफ्ट है, वो राइट शिफ्ट किसको दर्शा रही है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को, कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने से अलग कर दिया है और ये ऑक्सीजन हमारे टिश्यू को डिलीवर हो गई है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर आगे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो अब ऐसा ट्रैकर है कोई हाई ऑल्टीट्यूड पे, अब हाई ऑल्टीट्यूड पे आपको पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी लो है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जानी चाहिए, ताकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने से रिलीज कर दे, अलग कर दे और ये ऑक्सीजन टिश्यू को मिल पाए। तो ये सीधी सी बात है कि एट हाई ऑल्टीट्यूड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों हो जाती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, ये होना जरूरी क्यों है? ताकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने से अलग कर दे और ये ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज को मिल पाए, अदरवाइज हमारे टिश्यूज विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन और हमारी डेथ हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होने का मतलब है कि ये शिफ्ट हो गया राइट को। तो ऐसा क्या है कि ये हो जाता है एट हाई अल्टीट्यूड? ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस कर्व को राइट में शिफ्ट कर देता है एट द टिश्यू लेवल। तो बोहर्स इफेक्ट क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। वो देखिए बोहर्स इफेक्ट क्या है। तो बोहर्स इफेक्ट को समझने के लिए आप ये सोचो कि ये हमारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है HbO2, मतलब ये हमारा ये, अब ये टिश्यू है, ये कोई भी मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है हमारा। तो आपको पता है कि टिश्यूज के अंदर जो CO2 है, CO2 बनती रहती है रेस्पिरेशन से, टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन चलता रहता है, और आपको पता है कि रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है विद वाटर, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, और ये होती है एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बीच की रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और इससे बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ बफर। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के पीएच को चेंज होने से रोकता है। कैसे? ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जाके कंबाइन हो जाएगी विद दिस हीमोग्लोबिन। सो हाइड्रोजन आयन जो यहाँ से यहाँ टिश्यू के अंदर बने हैं, तो टिश्यू में हाइड्रोजन आयन यहाँ से डिफ्यूज होके हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ेंगे, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने से अलग कर देगा, और जो ये ऑक्सीजन है इट विल बी डिफ्यूज्ड टू द टिश्यूज। तो ये जो इफेक्ट है इसी को हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनी है दैट रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड इट yields H2CO3 which dissociate to form H positive and HCO3 negative। अब ये हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज होगा इनटू द ब्लड वेसल जहां पे इट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ प्रोटोन ये कंबाइन होगा, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम हो जाएगी। इसका मतलब है ये ऑक्सीजन को अपने से अलग कर देगा और ये ऑक्सीजन फिर टिश्यूज को चली जाएगी। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टिश्यू लेवल पे ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस कर्व को राइट में शिफ्ट कर रहा है? तो अ डिक्रीज इन PCO2। तो ये तो गलत बात है ना कि टिश्यू में तो CO2 की कंसेंट्रेशन हाई होती है। दूसरा क्या कहता है? इंक्रीज इन PCO2, यहाँ तक ठीक है। इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 है टिश्यू पे वो ज्यादा है और इसकी वजह से प्रोटॉन्स हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी मीडियम उतना ही क्या हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक होने का मतलब है पीएच क्या हो जाएगी? कम।
तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप कर पाएंगे इजिली। तो देखिए CO2 बढ़ा, CO2 बढ़ने से क्या हुआ, H पॉजिटिव बढ़े, H पॉजिटिव बढ़ने से एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ और pH क्या हो गई है, कम, सो डिक्रीज इन pH। और साथ ही साथ क्योंकि टिश्यू अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा और साथ ही साथ क्या जनरेट होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू में हीट जनरेट होगी ज्यादा से ज्यादा और इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो टेम्परेचर भी क्या करता है, जो टिश्यू के पास टिश्यू वाले एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है वो भी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को वीक बनाता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ नहीं कंबाइन कर पाएगा, टूट जाएगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अनस्टेबल बनाता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, हाई CO2 कंसेंट्रेशन, pH में डिक्रीज होना और टेम्परेचर में इंक्रीज होना, सो ऑल दीज फैक्टर शिफ्ट्स दिस कर्व टुवर्ड्स राइट। So the right answer of this question is option B। जबकि यहाँ पे अगला वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, डिक्रीज लिखा है, अगले वाले में CO2 इंक्रीज है बट इंक्रीज इन pH, जबकि pH तो डिक्रीज होगी, तो ये भी गलत है। सो आंसर बी इज आवर राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू प्रोटीन सिंथेसिस a cell is treated with GTP. At which specific step will the process of translation initiation in a eukaryotic cell will be permanently arrested? तो ये क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन से। तो अगर आपने ट्रांसलेशन वाला टॉपिक पढ़ रखा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए ट्रांसलेशन में होता क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन मतलब जो आपकी mRNA के अंदर इंफॉर्मेशन है, अब वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज होगी विच विल बाइंड इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म अ प्रोटीन और अ पॉलीपेप्टाइड। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा mRNA है, सो दिस इज द mRNA फ्रॉम 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो है जो कि कॉपी होकर आई है फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीन तीन ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडोन बनाएंगे, इसी तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडोन बनाएंगे। तो अब एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, अब होता क्या है, शुरुआत कैसे होगी, इनिशिएशन कैसे होगा, हमें पहले mRNA जो हमारा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन है उसके साथ बाइंड करेगी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और यूकैरियोट्स के अंदर स्मॉल सब यूनिट कितने, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 40, सो 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये आके बाइंड करेगी। ठीक है, तो ये हमारा 40s सब यूनिट है, हम ऐसे दिखाते हैं। सो ये 40s सब यूनिट यहाँ पे आके बाइंड कर गई, इस तरह से बाइंड करेगी, स्कैन करेगी इस mRNA को और इस तरह से बाइंड करेगी कि जो ये वाले 3 कोडोन है स्टार्ट वाले विच आर AUG, तो ये आपके आए इस साइड पे जिसको हम कहते हैं P साइट। सो दिस इज P साइट, दिस इज A साइट। तो जो हमारे राइबोसोम होते हैं उनके पास साइट है, एक P साइट है, एक A साइट है। तो होता क्या है कि mRNA के साथ, ये mRNA है, इसके साथ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके बाइंड की और इस तरह से बाइंड की करेगी कि जो इसके शुरुआत वाले कोडोन है विच इज AUG जनरली, तो ये आपका पड़े राइबोसोम की साइट पे, कौन सी साइट पे, P साइट पे, और A साइट पे आपका पड़े अगला कोडोन। ठीक है, अब क्या होगा जब ये काम हो गया, तो पहला स्टेप ये हो गया। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना इसके साथ आके बाइंड करेगा दूसरे स्टेप में, यहाँ पे बाइंड करेगा हमारा इनिशिएटर tRNA। तो ये हमारा tRNA को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और tRNA के साथ अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है। सो दिस इज आवर चार्ज्ड tRNA, ऐसा tRNA जिसके साथ उसका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड चार्ज्ड tRNA। तो जो tRNA है उसके ऊपर एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो AUG के लिए यहाँ पे जो एंटी कोडोन होगा यहाँ पे आके बाइंड करेगा अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड AUG किसको स्पेसिफाई करता है, मिथियोनिन। तो ये हमारा चार्ज्ड tRNA, ये आके बाइंड करेगा हमारे इस साइड पे। तो कलर चेंज करके दिखाते हैं, तो ये यहाँ पे आके बाइंड कर गया ऐसे tRNA,
इस साइड पे अपने कोडोन और एंटीकोडोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी और इस तरह से मिथियोनिन वाला जो अपना टीआरएनए है वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा। तो ये स्टेप होने के बाद अब जो अगला स्टेप है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटर फैक्टर जुड़ते हैं, इनिशिएशन फैक्टर, जिसमें से एक इनिशिएशन फैक्टर होता है EIF2, ई फॉर यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2। तो जैसे ये स्टेप होगा मतलब एमआरएनए के साथ 40S सब यूनिट जुड़ गई और जो चार्ज टीआरएनए है विच इज कैरिंग दिस इनिशिएशन वाला जो अमाइनो एसिड है मिथ्योनिन, वो आके जुड़ गया। अब जैसे ये जुड़ेगा तो EIF2 क्या करेगा, एक जीटीपी के मोलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेगा और जीटीपी के हाइड्रोलिसिस से बनेगी जीडीपी और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ में रिलीज होगी एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इस एनर्जी की हेल्प से अब जो लार्ज सब यूनिट है विच इज द 60S वो आके यहाँ पे बाइंड करेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है एमआरएनए के साथ 40S सब यूनिट, 40S सब यूनिट के बाद ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है चार्ज टीआरएनए के साथ, देन इनिशिएशन फैक्टर EIF2 जीटीपी को हाइड्रोलाइज करता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और इसके बाद फिर आके जुड़ती है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जिसको हम बोलते हैं 60S। तो ये जब बनता है पूरा कॉम्प्लेक्स मतलब राइबोसोम का पूरा एसोसिएशन हो गया है यहाँ पे। लेकिन अब कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी जिस प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर, तो एक सेल को जीटीपी दिया गया लेकिन एक स्पेसिफिक जो स्टेप है उस पे जो ये ट्रांसलेशन है ये परमानेंटली अरेस्ट हो गया। तो वो कौन सा स्टेप है, तो देखिए बाइंडिंग ऑफ mRNA टू 40S स्मॉल सब यूनिट नहीं, इसमें तो आपको पता है ये तो बिना जीटीपी के हो जाएगा। दूसरा फिर mRNA स्कैन करेगा इस तरह से कि जो ये AUG साइट है मतलब जो स्टार्ट कोडोन है वो P साइट पे आए, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बने, ये भी ठीक है। एसोसिएशन ऑफ 60S लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद 40S, तो इस स्टेप पे मैंने आपको बताया कि इस स्टेप पे एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है, जीटीपी के हाइड्रोलिसिस से। तो अगर हम इसी स्टेप को रोक दें तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी मतलब जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और 40S सब यूनिट यहाँ के नहीं जुड़ेगी। तो अगर ये नहीं हुआ तो इस स्टेप पे आपका ट्रांसलेशन परमानेंटली इनहिबिट हो जाएगा। तो और ये स्टेप अगर यहीं पे रुक गया है तो ये स्टेप होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड तो तब जुड़ेगा जब दूसरा अमाइनो एसिड भी आएगा, तो वो तो होगा ही नहीं अगर ये स्टेप नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये अगली जो क्वेश्चन है ये क्या कहती है, पढ़ते हैं इसको। An ecologist observes a newly formed volcanic island over 200 years. She notes the following transition: lichens, mosses, small annual herbs, perennial grass, shrubs, and softwood trees. If this is an example of primary hydrarch succession that began in a small depression filled with rainwater, which specific stage would represent the transition from aquatic dominated environment to terrestrial dominated one? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किससे है, इकोलॉजिकल सक्सेशन से। तो यहाँ पे आपको दोनों एक सक्सेशन दिया हुआ है। सक्सेशन क्या है, जैसे आपका कोई न्यूली फॉर्म्ड एरिया है, जैसे कोई रॉक है या कोई नया नया पॉन्ड बना है, तो शुरू में ये बिल्कुल खाली है लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे आपकी फ्लोरा एंड फोना आके यहाँ पे डेवलप करेगी, कहने का मतलब एस्टेब्लिश करेगी। जैसे एक न्यूली फॉर्म्ड रॉक है तो उसके ऊपर अभी कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे चेंजेस आएंगे समय के साथ। जैसे न्यूली फॉर्म्ड रॉक पे सबसे पहले आके कौन ग्रो करेगी, लाइकेंस। फिर ये लाइकेंस क्या करेंगी, यहाँ पे इन जो पार्टिकल है सॉइल के उनको लूज करेगी और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे ऐड करेगी। तो यहाँ की कंडीशन चेंज होगी और फिर ये कंडीशन सुटेबल बन जाएगी अगली कम्युनिटी के लिए जो कि है मोसेस। फिर लाइकेंस के साथ साथ यहाँ मोसेस भी आने लगेंगे और हो सकता है लाइकेंस खत्म हो जाए अगर कंडीशन चेंज हो गई। अब मोसेस यहाँ पे कंडीशंस को फर्दर चेंज करेंगे और इस यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करेंगे कि छोटे छोटे हर्ब्स जो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, देन ग्रासेस, देन श्रब्स, और धीरे धीरे यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज ग्रो करने लगेंगे और ये जो न्यूली फॉर्म्ड रॉक है ये एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और फॉरेस्ट अभी नेचर के साथ हार्मनी में रहेंगे। ये लास्ट है फिलहाल के लिए। तो इस वाली जो कम्युनिटी है जो लास्ट में आई है, जो अभी
नेचर के साथ हार्मनी में है, उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये जो स्टेज वाइज स्टेज जो आप देख ले, फ्लोरा और फोना में चेंज आ रहे हैं, एक जो कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी के लिए सिचुएशंस को फेवरेबल बना रही है, फिर दूसरी कम्युनिटी इस न्यूली फॉर्म्ड एरिया के अंदर ऐसे चेंजेस कर रही है कि ये जगह सुटेबल बन जाएगी तीसरी कम्युनिटी के लिए, और फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे बन जाएगी। तो ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ी ये तो है कि रॉक के ऊपर यानी लैंड के ऊपर, लेकिन अगर हम देखें यही सीक्वेंस, अगर हम देखें न्यूली फॉर्म्ड डिप्रेशन बना, मतलब एक गड्ढा बन गया पानी का, इस गड्ढे के अंदर पानी भर गया, रेन वाटर, मतलब एक पोंड बन गया। तो इस पोंड के अंदर शुरू में लाइकेंस नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज आएंगी। तो वो कम्युनिटी फिर इस पोंड के अंदर चेंजेस करेगी, और धीरे धीरे यहाँ पे भी एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी एस्टेब्लिश होगी। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट ही होगी। तो चाहे आपका लैंड के ऊपर सक्सेशन हो, चाहे आपका वाटर में सक्सेशन हो, दोनों के लिए क्लाइमेक्स क्या होगा, आपका फॉरेस्ट ही रहेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर यही जो हम सक्सेशन पढ़ रहे हैं ये किसी पोंड के अंदर होता, तो ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो कि जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये एक टेरेस्ट्रियल वाले में चेंज हो गया, तो वो ट्रांजिशन हमें बताना है। तो उसके लिए आपको हाइड्रार्क के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रार्क मतलब आपका सक्सेशन इन वाटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे पोंड है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे विच आर माइक्रोस्कोपिक, आप कह सकते हैं। और वो प्लांट्स जो पानी के साथ साथ फ्लोट करते रहेंगे, तो मतलब फ्लोट करने का मतलब वो अपना खुद का उनका वो स्विम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट है पानी के सरफेस पे जो आए, ये क्या है, आपके प्लैंक्टन्स। तो सबसे पहली कम्युनिटी यहाँ पे आएगी प्लैंक्टन्स। अब क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे इस पोंड के अंदर बाहर से भी डेब्री वगैरह आके इकट्ठी होती रहेगी, मिट्टी इकट्ठा होती रहेगी इसकी पोंड पे, साथ ही साथ प्लैंक्टन्स भी डेथ करते रहेंगे, इनकी डेथ होती रहेगी, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आगे ऐड होने लगेगा। और धीरे धीरे जो ये पोंड का बॉटम है इस पे मिट्टी वगैरह, मरे हुए प्लैंक्टन्स ये जमा होने लगेंगे, और इसकी बॉटम थोड़ी मतलब वहां पे आपका एक थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होने लगा। अब यहाँ पे कौन आएंगे, आपके सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड आएंगे प्लांट्स, मतलब अभी वो पानी के लेवल से नीचे ही है, जैसे पानी का लेवल है, तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे जो अभी रूटेड नहीं है, जो पानी के अंदर ही प्रेजेंट है। फिर आपके आएंगे सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे जिनकी जो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे और ज्यादा मिट्टी इकट्ठी होती रहेगी, तो ये जो बॉटम है ये रेज होती रहेगी, यहाँ पे और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जमा होता रहेगा। और फिर पानी के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे जो रूटेड नहीं है, लेकिन जिनकी लीव्स पानी के सरफेस के ऊपर तैर रही है। फिर आपके आ जाएंगे रूटेड प्लांट्स, जैसे आ गए आपके रीड स्वैम्प्स आ गए। रीड स्वैम्प्स में क्या होगा, ये रूटेड होंगे, मतलब ये आपकी बॉटम है तो इनकी रूट्स ऐसे बॉटम पे ऐसे जमा रहेगी, रूटेड प्लांट्स है, और इनकी जो लीफ वगैरह है वो पानी के सरफेस पे तैरती रहेगी। सो दीज आर रीड स्वैम्प्स। और धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे मार्श मिडो। मार्श मिडो मतलब अब यहाँ पे एक दलदल बन जाएगा, क्योंकि पानी का लेवल कम होता जाएगा, पानी क्या होता जाएगा धीरे धीरे शैलो, क्योंकि बॉटम रेज होती जाएगी, बॉटम पे बहुत सारा कचरा जमा होता रहेगा, ये मरे हुए प्लांट्स जमा होते रहेंगे, तो बॉटम रेज होती जाएगी और धीरे धीरे शैलो मतलब एक कीचड़ सा बन जाएगा। और ये कीचड़ जो बना, यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे दैट इज द मार्श मिडो कम्युनिटी। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रब्स आएंगे, आपके जो स्मॉल श्रब्स वगैरह हैं, और ट्रीज ग्रो करने लगेंगे। तो अब ट्रांजिशन देखिए, यहाँ तक रेड स्वैम्प तक तो आपका क्या चल रहा था, सारा का सारा पानी वाला सिस्टम चल रहा था। ठीक है, लेकिन मार्श मिडो में क्या हुआ, दलदल बन गया, मतलब एक मिट्टी जैसा बन गया है, टेरेस्ट्रियल टाइप का बन गया है,
एक मिट्टी जिसमें बहुत सारा पानी जमा हो रखा है, कीचड़ सा बन गया है, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे अब वाटर से यहाँ पे ट्रांजिशन किसकी तरफ हो गया, लैंड की तरफ होने लगा है, क्योंकि पानी इतना नहीं रहा कि हम इसे एक्वेटिक बोले, अब कीचड़ जैसा बन गया है। तो जो मार्श मेडो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन को, फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला था कि विच स्पेसिफिक स्टेज रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक डोमिनेट एनवायरनमेंट टू टेरेस्ट्रियल डोमिनेटेड वन। तो जो आपकी मार्श विडो है, दलदल वाले प्लांट्स हैं, अब यहाँ पे ट्रांजिशन हो चुका है वाटर से लैंड की तरफ, और बाद में यहाँ पे कौन आ जाएगा, स्क्रब स्टेज। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पेडिग्री एनालिसिस पे। तो पेडिग्री एनालिसिस में मैं आपको बोलूंगी हमेशा कि आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपको अपना आंसर इजीली मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपको इसके लिए याद होना चाहिए सिंबल्स कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक स्क्वायर जो है वो एक मेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो एक सर्कल है वो एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इनको डार्क कर दूं तो अफेक्टेड होगा, अगर डार्क नहीं है तो अनअफेक्टेड होगा। तो अभी के लिए हमारे पास ये रहेगा, अगर मैं इनको एक ओरिजोनटल लाइन से ऐसे मिला दूं तो इसका मतलब है इन दोनों की मेटिंग, मतलब मैरिज बिटवीन दिस मेल एंड दिस फीमेल। और फिर इनको एक वर्टिकल लाइन से मैं जितने भी यहाँ पे मेंबर्स जैसे कंबाइन कर दूं तो ये इनकी प्रोजेनी है, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन और ये इनके बच्चे हैं सेकेंड जनरेशन। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए, तो इस तरह से हम पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। अब एनालिसिस करते हैं, तो क्या लिखे, एक सिचुएशन हमें दी है कि एक क्लिनिकल जेनेटिक्सिस्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग अ रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विद इन अ फैमिली। तो एक फैमिली है, उसकी हमने यहाँ पे 1 2 3 तीन जनरेशन्स को स्टडी किया है। ठीक है, तो पेडिग्री बिलो illustrates the inheritance of the trait. A unique observation is that an affected male, ठीक है, ये जो है, लेट मी चेंज द कलर, तो अफेक्टेड मेल, सो अफेक्टेड मेल कहाँ है यहाँ पे, दिस इज अफेक्टेड मेल, दिस इज अफेक्टेड मेल, दिस इज अफेक्टेड मेल। तो a unique observation is that affected male has zero probability of passing the trait to any of his offspring। ठीक है, यहाँ पे यहीं से आपको मिल जाएगा कि एक अफेक्टेड मेल है, लेकिन वो मेल अपने बच्चों में, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उस उन तक ये आपका जो डिसऑर्डर है उसको पास नहीं कर रहा। जबकि जो एक फीमेल है अफेक्टेड, वो अपने हर एक बच्चे को, अपने हर एक बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को वो कैरेक्टर पास ऑन कर रही है, रिगार्डलेस ऑफ द सेक्स। मतलब ना तो बेटा बेटी में कोई नहीं है, तो मेल से जो ये ट्रेट है, मान लो एक मेल है उसके अंदर कोई भी XYZ कोई बीमारी है, ठीक है, ये एक्स कैरेक्टर है, तो मेल से ये कैरेक्टर उसके बच्चों में पास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक फीमेल है, उसको ये वाली डिजीज है, तो वो अपने हर एक बच्चे को ये वाला डिजीज पास ऑन कर रही है, ऐसा देखने को मिला। बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ट्रांसमिशन डायनेमिक्स विच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज डेफिनेटली आइडेंटिफाइड। तो देखो, इसमें तो हम क्वेश्चन को ज्यादा यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा कि मेल के अंदर, अगर मान लो ये ट्रेड मेल के अंदर एक्स लिंक्ड होता, तो किसी ना किसी डॉटर के अंदर तो ये ट्रांसमिट होता। ठीक है, और अगर ये वाई लिंक्ड होता तो ये हर एक सन के अंदर भी ट्रांसमिट होता, तो सन के अंदर भी जाता, तो एटलीस्ट कुछ तो प्रोबेबिलिटी होती, 50% 100% कुछ भी हो सकती थी, XYZ, डिपेंडिंग ऑन की ट्रेट डोमिनेंट था, रिसेसिव था, उस हिसाब से। लेकिन मेल तो अपने किसी भी बच्चे को ये कैरेक्टर पास ऑन कर ही नहीं रहा, जबकि फीमेल अपने हर एक बच्चे को ये कैरेक्टर पास कर रही है। तो ये तो सीधा सीधा केस किसका है, दिस इज द केस ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस। अब देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमें क्वेश्चन पूरा, मतलब हमें उसी से आंसर मिल गया, हमें एलिमिनेशन भी नहीं करना है, सीधा सा आंसर आ जाएगा। मैटरनल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसमें देखिए आपने पढ़ा होगा कि ये ओवम है, सो दिस इज ओवम, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बाकी जो साइटोप्लाज्म है जिसमें बाकी सेल ऑर्गेनल्स है। अब ये एक स्पर्म के साथ इसकी मीटिंग होती है, तो स्पर्म के अंदर हम पढ़ते हैं इस तरह से, एक स्पर्म का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं,
इस तरह से। तो स्पर्म के जो हेड होता है उसके हेड में डीएनए होता है, तो स्पर्म सिर्फ अपना जो हेड है उसी को अंदर रिलीज करता है और उसके हेड में से भी सिर्फ क्या अंदर जाता है, न्यूक्लियस। तो स्पर्म जो है वो सिर्फ अपना न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, यानी अपना सिर्फ अपना क्रोमोसोम्स अपने देता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जबकि बाकी जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो सब किससे आते हैं, ओवम से आते हैं। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो स्पर्म है दैट ओनली गिव्स इट्स न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जिसके अंदर उसके क्रोमोसोम्स है 23। बाकी जो सारे ऑर्गेनल्स हैं दे आर फ्रॉम द ओवम, ठीक है। अब अगर ये क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है ये डिसऑर्डर, तो मेल से ये उसकी प्रोजेनी में जाना चाहिए था, बट जा ही नहीं रहा। तो ऐसा क्या है, ये है मैटरनल इनहेरिटेंस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है ये। माइटोकॉन्ड्रिया सारे किसके होंगे, फीमेल के। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सब किसके होंगे, फीमेल के। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेट इस डीएनए से लिंक्ड हुआ, यहाँ पे इससे लिंक्ड हुआ, इसके जीन जो है इस ट्रेट के अगर इस पे हुए, तो मदर के आप कह सकते हैं जाइगोट बना, जाइगोट से पूरा ऑफस्प्रिंग बना। तो अगर ऑफस्प्रिंग में सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आए, मदर से, और चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, हर ऑफस्प्रिंग में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आएंगे, मदर से। और अगर ये ट्रेट का जो जीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ तो वो हर एक ऑफस्प्रिंग में जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो दिस इज द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैटरनल इनहेरिटेंस, जहाँ पे मदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास जो भी कैरेक्टर है वो हर एक बच्चे में पास होगा, क्योंकि हर एक बच्चा अपने माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से लेता है, अपनी मदर से। तो बिना कोई बाकी ऑप्शंस पढ़े हम सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, जहां पे जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में ये ट्रेट नहीं है, बल्कि दिस ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी आप चाहें तो आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही हमें सीधा सीधा पता चल रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ओके, सो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। A researcher is studying homeoviscous adaptation in deep sea fish. As these fish migrate from warm surface waters to near freezing depths of the ocean, how would you expect the composition of their neuronal plasma membrane to change to maintain a constant level of fluidity? तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है क्वेश्चन, और वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, फ्लूइडिटी मींस एबिलिटी टू फ्लो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोस्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। ऐसे फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अलोंग विद सम प्रोटीन्स हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, कुछ आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ऐसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। और साथ ही साथ अगर हम एनिमल सेल देखें तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, plasma membrane of animals also has cholesterol, so these are cholesterol, ठीक है, ऐसे हमने दिखाया। तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या है ये समझते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये फोस्फोलिपिड है ये माइग्रेट कर सकते हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दिस फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक ही लीफ के अंदर, मतलब एक ही लेयर के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जब और बल्कि एक लेयर से ये दूसरी लेयर में भी मूव कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है इन लिपिड्स के मॉलिक्यूल की अपनी पोजीशन चेंज करना, चाहे वो लेटरल मूवमेंट हो, मतलब एक के अंदर ही एक ही लेयर के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोस्फोलिपिड है वो मूव कर रहे हो, चाहे वो एक लेयर से दूसरी लेयर में, मतलब वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर रहे हो। तो इस तरह ये जो मूवमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं, ठीक है।
अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिन पे फ्लूइडिटी डिपेंड करती है? तो ये फ्लूइडिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, नो डाउट। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो फास्ट होगा, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि अगर टेम्परेचर कम हुआ तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, जो आपके जो सैचुरेशन है ऑफ फोस्फोलिपिड्स। अगर आपके फोस्फोलिपिड्स सैचुरेटेड है, ठीक है, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो उनकी जो पैकिंग होगी वो टाइट होगी, टाइट पैकिंग होगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड टाइटली पैक हो जाएंगे, और टाइट पैकिंग की वजह से जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हुए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब ऐसे फैटी एसिड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स मिलेंगे आपको। तो अगर ऐसा होगा तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ जाएगा, किंक आ जाएगा, मुड़ जाएगा। जो फैटी एसिड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड की वजह से बेंडिंग होगी, और बेंडिंग होने से उनकी पैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और पैकिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण फ्लूइडिटी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हो गए। तीसरा कोलेस्ट्रॉल पे भी डिपेंड करता है। जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो बीच बीच में यहाँ पे क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो ये फोस्फोलिपिड्स हैं इनकी पैकिंग को मतलब प्रॉपर नहीं होने देता। तो पैकिंग प्रॉपर नहीं होने से यहाँ पे जो फ्लूइडिटी है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होगा तो इनकी पैकिंग प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल यहाँ बीच बीच में इनका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो इन लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में पैकिंग को प्रॉपर नहीं होने देता, और फ्लूइडिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि इसने क्या कहा, होमियो विस्कस अडेप्टेशन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो विस्कोसिटी है, फ्लूइडिटी है, वो सेम होनी चाहिए। होमियो मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कांस्टेंट मेंटेन करता है, चाहे वो आपके वार्म सरफेस पे रहे। जैसे एक फिश है, अगर वो वार्म सरफेस पे है तो नो डाउट वार्म सरफेस का मतलब टेम्परेचर हाई, तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा होनी चाहिए। जब वो फिश अंदर पानी में जाती है, डीप फ्रीज पानी में जाती है, फ्रीजिंग वाटर में, तो फिर फ्लूइडिटी कम हो जानी चाहिए। लेकिन इस फिश के अंदर अडेप्टेशन है कि अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखती है, मतलब चाहे वो हॉट सरफेस पे रहे, चाहे वो डीप फ्रीज वाटर में रहे, तो वहां दोनों जगह उसकी जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की वो सेम रहेगी। तो ऐसा वो कैसे कर पाती है, मतलब अपने फ्लूइडिटी के लेवल को कैसे कांस्टेंट मेंटेन कर पाती है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए अगर वो हाइट मतलब नीचे जा रही है पानी में, अगर वो फ्रीजिंग वाटर में जा रही है, तो फ्रीजिंग वाटर में तो फ्लूइडिटी, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो फ्लूइडिटी क्या हो जानी चाहिए, अगर टेम्परेचर कम होगा नीचे फ्रीजिंग पॉइंट पे तो फ्लूइडिटी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए ना। लेकिन हमें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ा के रखना है, स्टेबल रखना है, तो उसके लिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होने चाहिए, ज्यादा। जितने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होंगे, मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल इनकी पैकिंग को प्रॉपर नहीं होने देंगे फोस्फोलिपिड्स की, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने चाहिए, ना कि कम, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्लूइडिटी को बढ़ाना है। डीप सी वाटर में जब वो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, तो उसको बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बढ़नी नहीं, घटनी नहीं, बल्कि बढ़नी चाहिए, ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोस्फोलिपिड को ठीक से पैक ही ना होने दे। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक बात है। एंड इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये ठीक बात है दोनों ही, क्योंकि मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में किंक होंगे, किंक की वजह से जो इनकी पैकिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, और फ्लूइडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होने चाहिए, ज्यादा। तो आंसर तो हमें मिल गया है, और ये आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी। सो आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या है। While examining a specimen of Balanoglossus, a student observes a structure in collar region that appears similar to notochord.
However, her professor explains that this organism is a hemichordate and not a true chordate. Which of the following anatomical findings would confirm the specimen's classification as a hemichordate? तो अगेन ये जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एनिमल किंगडम. ठीक है, एनिमल किंगडम का ये क्वेश्चन है. तो एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा है हेमिकॉर्डेट. तो हेमी मतलब हाफ, कि ये हाफ कोऑर्डेट है, हाफ आपके नॉन कोऑर्डेट है. तो पहले इन्हें कोऑर्डेट के साथ रखा था. जैसे बेलेनोग्लोसस है, बेलेनोग्लोसस एक ऑर्गेनिज्म है जिसको कौन से फाइलम में रखा गया है, हेमिकॉर्डेट में. अब पहले इसको उठा के किस में रख दिया था, कोऑर्डेट पे, क्योंकि देखा गया कि इस बेलेनोग्लोसस के अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको साइंटिस्ट ने सोचा कि एक नोटोकोड है. तो जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकोड होती है, दे आर द कोऑर्डेट्स. बट बाद में क्या पता चला कि ये जो नोटोकोड है, एक्चुअली दिस इज नॉट अ ट्रू नोटोकोड. जो नोटोकोड है, आपको पता होना चाहिए कि नोटोकोड का जो ओरिजिन है दैट इज मीजोडर्मल. ठीक है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर इनके अंदर देखने को मिला, दैट वाज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म. इसका मतलब ये ट्रू नोटोकोड नहीं है. तो ऐसे क्या कैरेक्टर्स रहे जिसके बेस पे बेलेनोग्लोसस को कोऑर्डेट से अलग करके इनको एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है. तो कोऑर्डेट्स के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? एक तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड. ठीक है, नोटोकोड का होना. दूसरा कैरेक्टर होता है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स. जो फेरिंग्स है उसके दोनों साइड पे स्लिट्स होती हैं, पेयर्ड, दोनों साइड्स पे है, मतलब पेयर्ड फेरिंजियल स्लिट्स है. तीसरा क्या होता है कि इनके अंदर डोर्सल होलो नर्व कोड और नर्वस सिस्टम होता है. और चौथा कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल. तो अगर ये चारों कैरेक्टर मिलते हैं तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज अ कोऑर्डेट. तो बेलेनोग्लोसस के अंदर क्या मिला, एक स्ट्रक्चर मिला विच इज सिमिलर टू नोटोकोड, बट आई टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज दिस इज अ मेसोडर्मल. तो पहले जिस स्ट्रक्चर को नोटोकोड समझा जा रहा था, अब उसको स्टोमोकोड बोल दिया. स्टोमोकोड इज नॉन मेसोडर्मल. इसका ओरिजिन मेसोडर्म से नहीं है. इनफैक्ट इट इज आउट पॉकेटिंग ऑफ गट. ये उनके एलिमेंट्री कैनाल की पॉकेटिंग से बना है. तो ये ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है. तो पहली चीज तो यही हो गई कि इनके अंदर तो नोटोकोड ही नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इनके अंदर फेरिंजियल स्लिट्स प्रेजेंट है फिल्टर फीडिंग के लिए. ठीक है, अगला डोर्सल होलो नर्व कोड. तो देखिए बेलेनोग्लोसस के अंदर आपको डोर्सल एंड वेंट्रल दोनों ही नर्व कोड मिलती है. जो आपका बेलेनोग्लोसस है, इट हैज डोर्सल होलो नर्व कोड एंड इट ऑल्सो हैज अ वेंट्रल नर्व कोड. तो दोनों नर्व कोड है. तो इसके बेस पे भी हम इसे कोऑर्डेट नहीं कह सकते. और इसके अंदर पोस्ट एनल टेल भी नहीं है. तो इनके कुछ फीचर, मतलब हम कह सकते हैं सिर्फ जो पेयर्ड गिल स्लिट्स हैं, सिर्फ यही कैरेक्टर है जो कोऑर्डेट से मैच करता है. बाकी इन सब में से कोई भी कैरेक्टर इनका कोऑर्डेट से मैच नहीं करता. तो इनको उठा के हेमी कोऑर्डेट के अंदर एक अलग फाइलम मतलब इनका बना दिया. तो देखिए कि क्या है कि क्यों, किस बेस पे इनका हमने ये क्लासिफिकेशन किया. सो पहला है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड एंड अ पोस्ट एनल टेल. आई टोल्ड यू कि इनके अंदर डोर्सल होलो नर्व कोड है और साथ साथ वेंट्रल भी है, लेकिन इनके अंदर पोस्ट एनल टेल तो नहीं है. सो दिस इज डिस्कार्डेड. अगला है प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकोड एंड अ सर्कुलेटरी सिस्टम विद अ डोर्सल हार्ट. पहली बात तो अगर कोऑर्डेट्स के अंदर हार्ट होता है सो इट इज वेंट्रल. ठीक है, दूसरा इनके अंदर स्टोमोकोड है बट वो नोटोकोड तो नहीं कह सकते ना. तो उसके बेस पे तो हम ठीक है, ठीक है, तो ठीक बात है कि इनके अंदर एक स्टोमोकोड प्रेजेंट है. मान लिया बात कि इन्होंने बोला है कि किस कैरेक्टर के बेस पे हमने इनको जो द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फाइंडिंग वुड कंफर्म स्पेसिमेंस क्लासिफिकेशन एज हेमी कोऑर्डेट क्यों कह दिया. तो हेमी कोऑर्डेट क्यों कह दिया, सही बात है. अगर ये कोऑर्डेट होते तो इनके अंदर वेंट्रल हार्ट होता, लेकिन इनके अंदर तो डोर्सल हार्ट है. दूसरा, इनके अंदर स्टोमोकोड है, नोटोकोड नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब है ये कोऑर्डेट नहीं है. सो आंसर क्या आएगा कि इस कैरेक्टर के बेस पे हमने इनको अलग फाइलम में रख दिया विच इज हेमी कोऑर्डेट.
अगला देखें तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स तो है और वेंट्रल पर इसके बेस पे तो हम इसे क्वाड्रेट कहते हैं ना, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सिलोम, नो दीज आर सिलोमेट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, किस बेस पे हमने इन्हें हेमिकॉर्डेट कहा, क्योंकि इनके पास स्टोमोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है, इनका हार्ट वेंट्रल नहीं है, डोर्सल है। तो ये कैरेक्टर कॉर्डेट्स के नहीं है, सो दे आर क्लासिफाइड एज हेमिकॉर्डेट्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज, तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ मोलिकुलर जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट अ पार्शियल डिप्लॉयड or miro-diploid strain of E. coli is constructed with the genotype this one. The IS mutation produces a super repressor that has lost its affinity for the inducer but retains affinity for the operator. How will the production of beta galactosidase and lactose permease be affected in this cell when it is transitioned from a glucose rich medium to one containing लैक्टोज बट नो ग्लूकोज? तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, लैकोपेरोन से है, और लैकोपेरोन में भी ये किससे है, सिस एंड ट्रांसएक्टिंग म्यूटेशन से। तो अगर आपको पता है सिस म्यूटेशन, ट्रांस म्यूटेशंस क्या है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए हम क्या देखते हैं, पहला कि हमारे पास एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। आपको लैकोपेरोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सो ये हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है और ये पार्शियली डिप्लॉयड है। पार्शियली डिप्लॉयड का मतलब है, सिंपल आप कह सकते हैं कि इसके अंदर दो कॉपी हम बना देते हैं ओपेरोन की। सो एक ये वाला ओपेरोन है, एक ये वाला ओपेरोन है, ठीक है, दो लैकोपेरोन है इसके अंदर। अब आपको ओपेरोन का पता होगा, तो एक ओपेरोन डीएनए का एक सेगमेंट है विच इज कंट्रोल्ड बाय, मीन्स हम कह सकते हैं डीएनए का एक सेगमेंट है जिसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, प्रोमोटर रीजन होता है, ऑपरेटर रीजन होता है, और ये सब एक ही कॉमन प्रोमोटर से आपके रेगुलेट होते हैं। तो ये आई जीन है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे है आई। अगर हम इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, सो कैसे है, मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ। हमें जो दिया गया आई जीन होता है यहाँ पे, आई रीजन, उसके बाद आपका होता है पी रीजन, पी रीजन के बाद आपका होता है ओ रीजन, और फिर तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जेड, वाई एंड ए, ऐसे होता है। सेम इस पे भी वही मिलेगा। तो आपका जो जीनोटाइप है वो क्या दिया गया है, आई एस ओ प्लस, जेड नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ठीक है, जेड नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। और जो दूसरे वाला है, इसकी यहाँ पे सीक्वेंस क्या दी गई है, आई नेगेटिव, ओ सी, जेड प्लस, वाई नेगेटिव, ये दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आई जीन का क्या काम होता है, कि ये एक रिप्रेसर बनाता है, ये एक प्रोटीन बनाता है रिप्रेसर, जो जाके आपका ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है, ठीक है। तो आई जीन का जो प्रोडक्ट है, अब देखिए अगर एक जीन का प्रोडक्ट है, अगर एक जीन का प्रोडक्ट डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज होके ये अदर डीएनए पे भी काम कर सकता है, अदर डीएनए सेगमेंट पे भी काम कर सकता है। तो ऐसी जो म्यूटेशंस होंगी, मतलब एक जीन का, एक जीन है, वो जीन कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसका प्रोडक्ट जाके दूसरे डीएनए पे भी काम कर सकता है डिफ्यूज होके। और अगर इस जीन में अब कोई चेंज आएगा, तो इसकी वजह से दूसरे डीएनए के सेगमेंट में भी चेंज आएगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस एक्टिंग म्यूटेशन, ठीक है। तो ये म्यूटेशन क्या होगी, ट्रांस एक्टिंग म्यूटेशन। मतलब अगर जीन कोई प्रोडक्ट बना रहा है और वो जीन का प्रोडक्ट जाके किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ भी बाइंड कर सकता है या उसको अफेक्ट कर सकता है, तो ऐसी म्यूटेशंस होंगी ट्रांस एक्टिंग। तो जो यहाँ पे ट्रांस एक्टिंग म्यूटेशंस किसमें होगी, जो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो देखिए जो जो जीन प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वो सारे ट्रांस एक्टिंग है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट किसका बनता है, आई जीन का, ठीक है, जो कि एक रिप्रेसर है। आई जीन का प्रोडक्ट क्या होता है, एक रिप्रेसर। फिर जेड, वाई और ए, ये भी अपने एंजाइम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे
तो देखिए कौन कौन से ट्रांस एक्टिंग यहाँ पे एलिमेंट होंगे, ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट वो होंगे जो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन कौन से जीन है, आई जीन, जेड, वाई, ए का तो खैर यहाँ पे हमें जिक्र ही नहीं करना, ये तीनों है, ठीक है। जबकि जो प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे जैसे प्रमोटर और ऑपरेटर, तो इनका इफेक्ट किसी दूसरे वाले क्रोमोसोम पे नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये आपके सिस एक्टिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे सिस एक्टिंग एलिमेंट कौन कौन से होगा इस ओपेरोन के, दीज आर प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब आई जीन अगर मैं लिखती हूँ किसी जीन को वाई प्लस, इसका मतलब है ये गुड जीन है, ठीक है, ये अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जेड प्लस मैंने लिखा मतलब गुड जीन है, गुड जीन मतलब ये अपना एंजाइम बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई प्लस का मतलब है कि ये अपना एंजाइम बना रहा है परमीएज, ठीक है। इसी तरह से मैंने O प्लस लिखा है मतलब ये नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप है, मतलब इस ये ठीक है, ये ऑपरेटर रीजन नॉर्मल है और यहाँ पे आके आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाइंड कर सकता है। लेकिन अगर मैं लिख दूं आई एस, तो आई एस का मतलब और आई नेगेटिव का मतलब क्या है, तो इनका मतलब यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो आई यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि आई एस म्यूटेशन एक सुपर रिप्रेसर बनाती है। सुपर रिप्रेसर का मतलब क्या है कि ये अपनी एफिनिटी खो चुका है इंड्यूसर के लिए, ठीक है। मतलब इंड्यूसर कौन होता है लैकोपेरोन के केस में, इंड्यूसर इज लैक्टोज, आपको पता होना चाहिए लैकोपेरोन वाला कॉन्सेप्ट। तो इंड्यूसर कौन होता है यहाँ पे, लैक्टोज। तो अगर इस जीन के अंदर ऐसी म्यूटेशन हो गई, ये बन गया आईएस, आईएस बन गया, तो इसका मतलब है अब ये लैक्टोज के साथ बाइंड नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे ये सारे रीजन है जेड वाई। तो अगर इसके अंदर आई वाले के अंदर इसने क्या किया, अपना रिप्रेसर बनाया, अब ये रिप्रेसर आपका किसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, लैक्टोज के, क्योंकि यहाँ पे सुपर रिप्रेसर इसने बनाया, म्यूटेटेड जीन है। तो लैक्टोज अगर ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो बाइंड नहीं करने की वजह से, सॉरी, अगर आपका लैक्टोज से ये रिप्रेसर, इसको मैं फिर से ठीक से समझाती हूँ आपको, आपका जो आई एस है, आई एस ने बनाया एक रिप्रेसर, वो रिप्रेसर जाके किससे बाइंड करेगा, आपके ऑपरेटर रीजन से, और यहाँ पे आपका प्रमोटर है, प्रमोटर रीजन का काम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करना। और इसके बाद यहाँ पे होते हैं जेड वाई एंड ए जी। तो अगर इसने आईएस ने अपना ये हर टाइम अपना क्या बना रहा है, रिप्रेसर, रिप्रेसर जाके किसके साथ बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर के साथ, लैक्टोज होने के बावजूद भी ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर के साथ। तो इसका मतलब है ये आरएनए पॉलीमरेज जेड वाई और ए से आपके एंजाइम बना ही नहीं पाएगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, तो ये ओपेरोन क्या रहेगा आपका, ऑफ रहेगा, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट है फिर भी ये क्या रहेगा, ऑफ। तो पहले वाले केस में जब आपका ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो इस जीन की वजह से बाकी सारा का सारा ओपेरोन क्या हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। दूसरे वाला केस देखें, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव का मतलब, आई नेगेटिव का यहाँ पे मतलब नहीं दिया, ये अपना नॉर्मल जो अपना काम कर रहा है, ठीक है, इंड्यूसर बना रहा है या नहीं बना रहा है, जो भी काम है। अब अपना है ओसी, ओसी में क्या होगा, ओसी का मतलब है जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ने अपनी जो अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया, स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये अब देखो यहाँ पे आई नेगेटिव का मतलब है नो इंड्यूस, सॉरी नो रिप्रेसर, इस जीन के अंदर डिफेक्ट आ गया तो ये रिप्रेसर नहीं बना रहा। अब ओसी वाला जो पार्ट है अपना, ओसी ऑपरेटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन के अंदर चेंज आ गया, ओसी का मतलब ऐसी म्यूटेशन हो गई कि ऑपरेटर रीजन चेंज हो गया, चेंज हो गया तो इट विल नॉट बाइंड विथ, इट विल नॉट बाइंड विथ व्हाट, रिप्रेसर। अब ये खुद से तो रिप्रेसर बना नहीं रहा क्योंकि आई नेगेटिव है, बट ये वाला रिप्रेसर तो आके इसके साथ बाइंड कर सकता था ना, ट्रांस एक्टिंग है, बट ये भी आके बाइंड नहीं करेगा, तो ये जो ओपेरोन है जेड वाई ये क्या रहेगा, ऑन। तो पहले वाले केस में तो जो आपका ये ओपेरोन है ये तो परमानेंटली ऑफ पड़ा है, जबकि दूसरे वाला क्या है आपका, ऑन है। अब दूसरे वाले में लेकिन हमने क्या पढ़ा है, जेड प्लस है, जेड प्लस यानी आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड प्लस होने का मतलब ये कौन सा एंजाइम बनाएगा आपका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो हमारा बनेगा, बट वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव मतलब वाई जीन किसके लिए होता है, परमीएज के लिए,
बट इस जीन के अंदर तो म्यूटेशन हो रखी है और म्यूटेशन होने की वजह से परमिएज नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब है बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बनता रहेगा लेकिन आपका परमिएज नहीं बनेगा। सो ऑप्शन क्या आएगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज कॉन्स्टिट्यूटिव, ये तो कॉन्टिन्यूसली बनता रहेगा, जबकि परमिएज इज अनइंड्यूसिबल, परमिएज आपका बनेगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ए। देखिए इसके लिए आपको मैं चाहे कितनी भी एक्सप्लेनेशन दे लूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट अगर आपको लेकोपेरोन के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में पता नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लेकोपेरोन के बारे में पढ़िए, और अगर फिर भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट आता है देन यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल लेक्चर अलोंग विद द सिस एंड ट्रांस एक्टिंग म्यूटेशंस फिर पूरा समझाऊंगी, और फिर इस तरह से आपको समझ आ जाएगा कि यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन अगेन। तो उसके लिए पर आप मुझे कमेंट कीजिए। तो आज के सारे जो हमारे PYQs हैं दीज आर सॉल्व्ड नाउ। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इफ अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।